नमस्कार, एग्जाम है पी झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी सहायक अध्यापकों के आकलन परीक्षा की तैयारी को लेकर के। तो दोस्तों हम बताते चले यदि आप झारखंड में सहायक अध्यापक आकलन परीक्षा की तैयारी में 101% सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको हम बता दें यहाँ पर तैयारी जो है आपको पाठ्यक्रम पर आधारित सारे प्रश्नों को करना होगा। अब हम आपको बता देते हैं आपको जाना है दिल्ली और आपने पकड़ लिया है बनारस का ट्रेन तो आप पीछे ही रह जाओगे, ठीक है, आगे नहीं जा पाओगे। तो उसी तरह से आप लोग क्या कर रहे हैं कि पाठ्यक्रम पर आधारित एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के प्रश्नों को तो पढ़ ही नहीं रहे हैं और सिर्फ यहाँ पर बाजारू चीजें लेकर के पढ़ रहे हैं और सिर्फ दूसरे चैनल से जा करके एसएससी और जेएसएससी के क्वेश्चंस को आप देख रहे हैं। यहाँ से कुछ नहीं होने वाला है, आप जहाँ के तहाँ ही रह जाएंगे। आपको करना क्या है, तो आप अगर नहीं भी जुड़ते हैं किसी से तो आप सिर्फ टेक्स्ट बुक को पढ़िए। देखिए जैक ने स्पष्ट कह दिया है कि पाठ्यक्रम पर सारे आधारित प्रश्नों को ही पूछा जाएगा। अब इसके बाद भी बहुत से लोगों का कहना है कि पाठ्यक्रम का सिलेबस दिया है क्या, तो पाठ्यक्रम का सिलेबस है, जैक की किताब बनी हुई है, जैक ने ही किताब को दिया है। तो आपको पाठ्यक्रम देखना है तो आप सही ट्रेन को पकड़ें, सही जगह पर जाएं और सही रणनीति में सही समय पर तैयारी करें, नहीं तो सब कुछ धरा के धरा रह जाएगा। तो आपको हम बता देते हैं यहाँ पर इस चैनल पर यदि आप जुड़ते हैं तो आपको सब कुछ मिल रहा है, वही जो जैक मॉडल पर आधारित है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ 501 रुपए में जुड़ करके आप यहाँ पर सारे पाठ्यक्रम पर आधारित प्रश्नों को देख सकते हैं और जैक मॉडल पर आधारित प्रश्नों को देख सकते हैं, जो कि कहीं भी किसी भी और किसी भी चैनल पर यह उपस्थित नहीं है। अब आपकी बारी है कि आप क्या डिसाइड करते हैं। अगर डिसाइड करते हैं तो अभी हमारे मोबाइल नंबर पर संपर्क कीजिए और यहाँ पर जुड़ जाइए, जिससे कि आपको किसी भी प्रकार का धोखा ना हो और आप यहाँ पर आकलन परीक्षा में पास करके एक दिन अस्थायी शिक्षक बन सके। तो तंत्र का अर्थ होता है, आपसे पूछा जा रहा है कि लोकतंत्र का क्या अर्थ होता है, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। डेमोक्रेसी मीन्स क्या होता है। तो देखिए सब प्रश्न जो है बार बार आपके आते रहते हैं और आने वाले सभी प्रश्न हैं। तो लोकतंत्र का क्या अर्थ होता है, तो यहाँ पर आप कह लेंगे जनता का शासन होता है, राजा का शासन होता है, सेना का शासन होता है, या इसमें से सभी, ठीक है। तो देखिए लोकतंत्र भारत में क्या है, लोकतंत्रीय शासन प्रणाली है। और लोकतंत्र का मतलब हो क्या जाता है, तो लोकतंत्र का मतलब हो जाता है, इसमें अगर राइट आंसर होगा तो आपको जनता का शासन, क्योंकि यहाँ पर जनता का शासन है, जनता ही अपने प्रतिनिधि को चुनती है और वही प्रतिनिधि को हराती भी है। तो इसलिए यहाँ पर जनता एकमत होकर के चुनाव करती है, इसलिए यह जनता का शासन है। लोकतंत्र का मतलब क्या है, एक जनता का शासन है। और देखिए ये जो आपका है ना यूपी में, यूपी टेट में आपका 3 बार आया हुआ है, ठीक है। ये 3 बार प्रश्न पूछा गया है आपका यूपी टेट के अंतर्गत लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है। तो देखिए होता यही है कि आपको किस और जाना है, जाना कहाँ है वैसे तैयारी करनी, नहीं तो बहुत से प्रश्न ऐसे भरे पड़े हुए हैं जहां आप देखते हैं तो किस और चले जाते हैं। तो यहाँ पर आपको यदि तैयारी करके निकालना है तो आपको यही सारे नोट्स देखना है और दूसरे नोट्स तो देखने की आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है। राजतंत्र शासन का अर्थ क्या है, जनता का शासन, राजा का शासन, प्रजा का शासन, या सेना का शासन। तो राजतंत्र शासन का अर्थ क्या होता है, तो देखिए यहाँ पर स्पष्ट रूप से है कि सभी राज्यों में राजतंत्र तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर कुछ राज्यों में जैसे राजतंत्र है, तो उस राजतंत्र में राजतंत्र के शासन का अर्थ क्या है, जनता का शासन, राजा का शासन, प्रजा का शासन, या सेना का शासन, ठीक है। तो देखिए ऐसे ही है राजतंत्र, राजतंत्र लिखा हो रहा है। राज मतलब क्या हो जाता है, राज को जो राजा आता है उसको हम लोग कहते हैं राजा, यानी राजतंत्र का मतलब राजा का शासन, और लोकतंत्र का मतलब लोगो, लोगो माने जनता, जनता का शासन होता है, ठीक है। अगला है भारत में किस प्रकार चुनाव होता है, ठीक है। भारत में किस प्रकार चुनाव होता है यहाँ पर, ठीक है। प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक चुनाव, अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक चुनाव, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों, या इसमें से कोई नहीं। तो सभी को जानते हैं भारत में जो होता है, जो चुनाव की प्रक्रिया है वो अप्रत्यक्ष रूप से होती है, यानी कोई भी व्यक्ति सामने खड़ा होकर के उसको डायरेक्ट नहीं चुना जाता है, बल्कि जनता जो है यहाँ मतदान करती है, जिस समय कोई भी उम्मीदवार नहीं होता है और उसको यहाँ पर मत डाला जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं अप्रत्यक्ष रूप से। लेकिन यहाँ पर स्विट्जरलैंड जो है वहाँ पर प्रत्यक्ष जो होता है, यानी व्यक्ति सामने खड़ा होता है और उसके सामने ही चुनाव होते हैं और हाथ खड़ा किया जाता है, उसके आधार पर चयन होता है, ठीक है। तो ये होते हैं प्रत्यक्ष। लेकिन भारत में वोटिंग सिस्टम है, मतदान डाला जाता है, जिसमें व्यक्ति के सामने नहीं चुनाव किया जाता है, बल्कि विवेक से वो अप्रत्यक्ष रूप से, यानी वहाँ पर खड़ा नहीं होता है। तो अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक चुनाव पद्धति जो है यहाँ पर भारत में चलता है, ठीक है। अगला है यहाँ पर
अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता मतदान के द्वारा अपने प्रतिनिधियों को चुनती है। चलिए नोट्स के लिए हो गया, तो नोट्स देखिए आप लोग खरीदने में कोई भी कोताही नहीं करेंगे, क्योंकि यही जो नोट्स है आपको सफलता दिलाने जा रही है, और बाकी नोट्स से आपको सफलता नहीं मिल रही है। यदि सिर्फ आप किताब से भी प्रैक्टिस सेट लेकर के पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपका जो है नुकसान हो रहा है। ठीक है, तो आप सारे टेक्स्ट बुक यानी पाठ्यक्रम पर आधारित सारे नोट्स को जब आप पढ़ेंगे ना, तो वहां से आपको 101% सफलता मिलने जा रही है। तो आप जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा होगा स्विट्जरलैंड में किस प्रकार चुनाव होता है, प्रत्यक्ष चुनाव, अप्रत्यक्ष चुनाव, दोनों या कोई नहीं। तो आपको हम बता दें कि जो स्विट्जरलैंड भारत में जो होता है वो कौन सी चुनाव पद्धति है, अप्रत्यक्ष रूप से होती है। लेकिन स्विट्जरलैंड ऐसा यहाँ पर जगह है जहाँ पर जो है प्रत्यक्ष चुनाव होता है। कैसा होता है, प्रत्यक्ष चुनाव होता है, यानी जिसको भी उम्मीदवार रहते हैं वो सामने खड़े होते हैं और जनता नीचे जो प्रजा होती है वो हाथ खड़ा करके उनका चुनाव करते हैं। जिसके तरफ वोटिंग हाथ ज़्यादा खड़ा होता है वो यहाँ पर चुनाव को जीतते हैं। तो जो सामने अगर चुनाव का वोटिंग होता है तो उसको प्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं, और जो सामने नहीं व्यक्ति के चुनाव होता है उसको अप्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं। तो स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं और भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। अगला प्रश्न आपका हो जाएगा, देखिए लिखा हुआ है प्रत्यक्ष चुनाव में जनता अपने सामने सीधे खड़े होकर शासक को चुनती है। मध्याह्न भोजन योजना भारत में किसके सहयोग से संचालित है, मध्याह्न भोजन योजना भारत में किसके सहयोग से संचालित है। यह प्रश्न अब तक 101 बार पूछ दिया गया है, यानी आपके झारखंड में ही जो जेटेट है उसमें भी आए हुए थे और इधर एग्जाम में भी आपका आया हुआ है, बाकी बिहार टेट में भी पूछा गया। ठीक है, और बिहार आकलन में भी पूछा गया है कि मध्याह्न भोजन योजना जो है भारत में किसके सहयोग से संचालित हो रही है, केंद्र सरकार के सहयोग से, राज्य सरकार के सहयोग से, केंद्र और राज्य दोनों के सहयोग से, या कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए मध्याह्न भोजन योजना जो है वो दो प्रकार से संचालित हो रही है, वो केंद्र और राज्य दोनों की योजना है। ठीक है, केंद्र और राज्य दोनों की प्रायोजित योजना है मध्याह्न भोजन योजना। न केवल केंद्र का है न केवल राज्य का है, बल्कि दोनों के मध्यस्थता से यह संचालित हो रही है। मध्याह्न भोजन योजना भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था। ठीक है, देखिए यही प्रश्न जो है आपको आप देखिएगा तो जेटेट 2016 में आया था। अब आप यहाँ पर बताइए, ये प्रश्न जेटेट 2016 में आया और बहुत लोगों ने गलती किया था इस प्रश्न को, और ये कहाँ से मिल रहा है, तो आपको देखिए क्लास 7 एक्सरसाइज 1। ठीक है, इसी से मिल रहा है ना, आपको हमने यहाँ पर तो लिख दिया है कि किस एक्सरसाइज से है, आप जाकर के किताब भी मिला लीजिएगा। तो मध्याह्न भोजन योजना जो भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, झारखंड या केरल। ठीक है, तो देखिए मध्याह्न भोजन योजना मिड डे मील योजना जो है सर्वप्रथम भारत के तमिलनाडु राज्य में लागू किया गया था। किसमें किया गया था, तमिलनाडु राज्य में लागू किया गया था। तो इस तरह से आप देखिएगा तो जेटेट में भी आपको यहीं से पूछा जाता है और आपको सारे नोट्स यहीं से पढ़ना है। ठीक है, यहीं से पढ़ करके आपको सफलता जरूर मिल जाएगी। आगे देखिएगा यहाँ पर मध्याह्न भोजन योजना किस उद्देश्य से लागू किया गया था। आखिर जो मिड डे मील है, जो मध्याह्न भोजन योजना जो हम लोग के स्कूलों में चलाई जा रही है, आखिर उसका उद्देश्य क्या था, क्यों मध्याह्न भोजन योजना लागू किया गया था। तो है बच्चों का नामांकन बढ़ाने के लिए, ऑप्शन दिया हुआ है बच्चों का नामांकन बढ़ाने के लिए, बी में है बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने के लिए, सी में है बच्चों का पोषण स्तर में सुधार करने के लिए, और डी में है सभी। तो देखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका सभी हो जाएगा, क्योंकि मध्याह्न भोजन योजना लागू करने का सिर्फ एक मकसद नहीं था, विभिन्न उद्देश्यों से मध्याह्न भोजन योजना को लागू किया गया है। तो सबसे पहला तो मध्याह्न भोजन का सबसे पहला और मुख्य उद्देश्य था बच्चों का नामांकन बढ़ाने के लिए, क्योंकि बच्चे जो नहीं ठहरते थे, तो जब मध्याह्न भोजन योजना लागू हुई तो बच्चों को नामांकन बढ़ने लगा। सरकारी विद्यालय में बच्चों का नामांकन क्या हुआ, बढ़ा। ठीक है, दूसरा क्या है, बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, अब मध्याह्न भोजन योजना जब आ गई तो बच्चों की उपस्थिति भी बढ़ने लगी। और तीसरा बच्चों का पोषण स्तर, यानी अब देखिएगा तो अभी जो आपका मिड डे मील में बहुत ज़्यादा सुधार किया जा रहा है। आपको हर दिन यहाँ पर अंडा देने की बात कही जा रही है, फल देने की बात कही। इससे क्या हो रहा है, तो इससे बच्चों को जो यहाँ पर जो गरीब तबके के बच्चे हैं, जिनको शरीर में पोषण स्तर नहीं मिल पाता है, पोषक तत्व तो नहीं मिल पाता, उसके लिए उनका जो है स्वास्थ्य बिल्कुल सही रहे, तो बच्चों का पोषण स्तर में बढ़ावा देने के लिए भी ये चलाया जा रहा है। तो इस तरह से इसका राइट आंसर सभी हो जाएगा ना। चलिए अगला है, मध्याह्न भोजन योजना पूरे देश में कब से लागू किया गया है। पूरे देश में, जैसे सर्वप्रथम तो किया गया, लेकिन जब यह सफल हुआ और यह सभी जो है आपका जो उद्देश्य पूरा होने लगा, तो इसको फिर पूरे देश में ना, भारत के पूरे जितने राज्य हैं सभी में लागू किया गया। वो कब से किया गया बताना है आपको, 2000 ईस्वी में, 2001 ईस्वी में, 2002 ईस्वी में, 2003 ईस्वी में। ठीक है, तो देखिए ये जो मिड डे मील योजना जो है, मध्याह्न भोजन योजना जो है पूरे देश में लागू कर दिया गया। ये कब से कर दिया गया, तो वह ईस्वी सन जो है आपका 2001 ईस्वी में
पूरे सन में। और ये भी आपको देखिएगा तो जेटेट में 2013 में पूछ दिया गया था, ठीक है। तो इस तरह से देखिए ये क्लास 7 का जो है बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आपको बार बार टचिंग हो रहा है। तो आप सभी को यहाँ का नोट्स लेना नहीं भूलिएगा, और पीडीएफ नोट्स जितना है सब आपको यहाँ पर बनाया हुआ मिल रहा है, वो भी वो चीप रेट पर, जो आपको प्रथम बार वीडियो में बता दिया गया। आप वहाँ से जा करके फ़ोन नंबर ले करके आप जरूर तुरंत भर में फ़ोन करके नोट्स सारा ले लेंगे और सभी को तैयारी कर लीजिएगा नागरिक शास्त्र, ठीक है। और ये पर्यावरण के अंतर्गत भी आता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का प्रावधान है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का प्रावधान है? ठीक है, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17 या अनुच्छेद 18। तो देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद में समानता जो है अनुच्छेद 15 में प्रावधान है। यानी अनुच्छेद 15 में आपको बताया गया है कि यहाँ पर समानता के आधार पर, यानी किसी को जो है भेदभाव नहीं करना है, जाति, धर्म, वर्ण, लिंग भेद के आधार पर यहाँ पर समानता दिया गया है ना। अमेरिकी गांधी किसको कहा जाता है? आपको बताना अमेरिकी गांधी किसको कहा जाता है। ये भी प्रश्न आपका आया हुआ है। डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग, डॉक्टर चर्चिल, डॉक्टर किंगकोर किंग, डॉक्टर परवीन लूथर किंग, किसको कहा जाता है? अमेरिका गांधी आपको बताना, ठीक है। तो अमेरिका गांधी के नाम से किसको जाना जाता है आपको बताना है। डॉक्टर मार्टिन लूथर, डॉक्टर चर्चिल, डॉक्टर किंगकोर किंग या डॉक्टर परवीन लूथर। देखिए यहाँ पर अमेरिका के जो गांधी हैं उनको डॉक्टर मार्टिन लूथर, ठीक है, डॉक्टर मार्टिन लूथर को कहा जाता है अमेरिका का गांधी, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये इसके लिए नोट्स दिया गया है कि 1964 ईस्वी में विश्व शांति के लिए सबसे कम उम्र के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ठीक है। 1964 ईस्वी में विश्व शांति के लिए सबसे कम उम्र के नोबेल पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया था? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग को, या किसी को नहीं। तो देखिए 1964 में विश्व शांति के लिए भी सबसे कम उम्र के लिए जो नोबेल पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया था वो थे अमेरिकन गांधी, और उनका नाम है आपको डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग, ठीक है। डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग को ही सम्मानित किया गया था। नागरिक अधिकार अधिनियम कब बना? 1964 ईस्वी, 1932 ईस्वी, 1950 ईस्वी या 1945 ईस्वी। नागरिक अधिकार अधिनियम कानून कब बनाया गया? ठीक है, तो नागरिक अधिकार अधिनियम कानून जो है वो आपका 1964 ईस्वी में बना। किसमें बना? आपको 1964 ईस्वी में। जो नागरिक अधिकार, प्रत्येक नागरिकों का अपना एक अधिकार दिया गया और उसको कहते हैं नागरिक अधिकार अधिनियम, वो कब बना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1964 ईस्वी में, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा आप यहाँ पर, तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का सिद्धांत किस विचार पर आधारित है? समानता के सिद्धांत पर, असमानता के सिद्धांत पर, कोई नहीं, ठीक है। तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का जो सिद्धांत है वो किस पर आधारित है? तो सभी वयस्क जो है यहाँ पर मताधिकार का विचार करेंगे, मताधिकार का प्रयोग करेंगे, वो सिद्धांत जो है आपको यहाँ पर लागू किया गया है। उसका यहाँ पर मकसद है समानता का सिद्धांत। किसका सिद्धांत पर लागू है? समानता के सिद्धांत पर आधारित है। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए आपको एक्सरसाइज 1 का सारा चीज हमने दे दिया है।